बात करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। जहां पर हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे की कंटिन्यू करेंगे। और आज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब है आज की कहानी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सैलिएंट फीचर्स। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन के बारे में, डेट्स वगैरह के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे। बस आप मुझे 2 मिनट का समय दे देंगे। 2 मिनट का समय दे देंगे आप मुझे बस। एक आपकी क्लास ही ऑलरेडी हो रही थी, बस एक बार मेरे को 2 या 3 मिनट में गो थ्रू करना है वो। तो आप मुझे 2 या 3 मिनट का समय दे देंगे बस। टिक टिक, है ना? टिक टिक। तो आ जाइए भाई, 2-3 मिनट में बस शुरू कर रहा हूँ मैं। तब तक आप जो कल वाला है उसको रिवाइज कर लीजिए। तब तक आप जो कल वाला है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, मैं बस फटाफट से शुरू कर रहा हूँ। हो गया बस भाई, 1 मिनट और फटाफट से आप कल वाला रिवाइज कर लीजिए तब तक। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि संविधान सभा बन चुकी थी, अध्यक्ष बन चुका था, उपाध्यक्ष बन चुका था, सलाहकार बन चुका था, कमिटीज बन चुकी थी, और इसके अलावा क्या था है, ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी थी। सब अपना अपना काम कर चुके थे। भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे, भारत आजाद हो चुका था, है ना? और उसके अलावा जो है ये सारी चीज चल रही थी। तो भारत की जो संविधान सभा थी भारत की, उसमें कितनी सीटें थी फिर फाइनली? 299। ठीक है, और 299 जो सीटें थी उनमें से 229 कहाँ से थी? आपका जो है इंडियन प्रोविंस से। और जो 70 सीटें हैं वो कहाँ से थी? प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, मजा आया था। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं वहीं से आगे और बताते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ से अगर आपको पढ़ाना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी पड़ती हैं, लेकिन हर एक चीज याद नहीं रह पाएगी। तो हमारा एक उद्देश्य होता है, मैंने फर्स्ट क्लास से कहते हुए चल रहा हूँ, कि जो चीजें आपको याद भी रहें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन चीजों को मेनली फोकस करते हुए चलेंगे। वरना संविधान सभा पढ़ने को तो फिर जो है 50 100 दिन 100 दिन पढ़ते रहो, एक एक बहस को पढ़ते रहो, एक एक ड्राफ्ट को पढ़ते रहो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम उन सबको नहीं करते, हम सीधा सीधा सा बात करते हैं कि देखो इसमें से क्या हुआ है, ये कैसे काम कर रहे थे ये सब लोग। मैंने आपको बहुत सारी कमिटीज बनाई बताई थी,
और जो बहुत सारी कमिटीज थी अपनी अपनी रिपोर्ट बनाएंगी, और वो जो रिपोर्ट है वो किसके पास पहुंचा देंगे, ये बीच में जो कमेटी है उसके पास में, और वो ये रिपोर्ट यहाँ पहुंच जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी, वो जो अलग अलग थोड़े थोड़े से पेज आएंगे उनको असेंबल करेगी, क्या आगे क्या पीछे आ जाना चाहिए, मतलब उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट बनाना। और ड्राफ्ट बनाने का काम ही कौन सी कमेटी करेगी, ये बीच वाली जो कमेटी थी इसी का नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी। बाकी अलग अलग कमेटीज थी, लेकिन जो ये बीच वाली कमेटी थी इसी का नाम था मेरे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, हम यहां पर बात करें तो इनिशियल ड्राफ्ट किसने बनाया होगा, सबसे पहली पहली बार जब बात हुई होगी, इसे बोलते हैं इनिशियल ड्राफ्ट। इनिशियल का मतलब होता है पहला, प्रारंभिक मसौदा, प्रारंभिक 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 मसौदा। प्रारंभिक मसौदा किसने बनाया था, ये बनाया था मेरे भाई। अच्छा बताओ, संविधान जो है इसे बनाएगा कौन, कमेटी बनाएगी, लेकिन हमने कहा था ना कि इससे संबंधित सलाह देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, उसका नाम था बी एन राव। तो एक ढांचा सा बना करके बी एन राव देंगे, फिर उसमें अमेंडमेंट और सुधार करने का काम करेगी आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे पहले जो इनिशियल ड्राफ्ट बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, बी एन राव के द्वारा। देखो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी हम कहते तो आसान भाषा में यही है कि ये ड्राफ्ट बनाने के लिए बनी थी या संविधान का ड्राफ्ट रेडी किया है, लेकिन इसका एक्चुअल जो काम था ना वो पता है क्या है, टू स्क्रूटनाइज द टेक्स्ट ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किताबी भाषा में इसको ऐसे कहा जाता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, सुनो, जो संविधान सभा है इस संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार है, इस संवैधानिक सलाहकार ने जो ये ड्राफ्ट तैयार किया था, इसी ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज करना, इसी ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज करना, ऐसी होती है भाई स्पेलिंग, है कोई गलती कर दी मैंने, अगर कर भी दी तो समझ लेना, भावनाओं को समझना, आप शब्दों पे मत जाना, है ना, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, अगर गलती हो भी गई हो स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और फिर इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, अपना काम किया। और जब इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने मेरे प्यारे बच्चों अपना काम किया, इसके बाद पहला ड्राफ्ट पेश किया, फिर इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट, आपको डेट्स में नहीं जाना इसीलिए मैं डेट्स नहीं लिखवा रहा, वरना तो मैं सारी लिखवा दूं। फिर तीसरा ड्राफ्ट पेश किया, और तीसरे ड्राफ्ट की जो तीसरी मीटिंग थी, इसमें भी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे ड्राफ्ट की जो तीसरी मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग, वो मैं बताता हूं आपको, वो फाइनली संपन्न हुई कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट की आखिरी मीटिंग, फाइनल ड्राफ्ट की लास्ट रीडिंग कंप्लीट हुई, इनकी रीडिंग की जाती थी, फाइनल ड्राफ्ट की लास्ट रीडिंग क्या हुई, कंप्लीट हुई। और जब फाइनल ड्राफ्ट की लास्ट रीडिंग कंप्लीट हुई तो इसी दिन फिर कहा गया कि अब हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका है, और इसी वजह से इन लोगों ने कहा कि अब यही संविधान होगा हमारे देश का, और इसी संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है स्वीकार करने का। लेकिन पहले एक्चुअल में क्या करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी अपना ढांचा बनाती थी, फिर उसको पब्लिकली कर दिया जाता था, फिर उसमें कमियां बताई जाती थी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी दोबारा चेंज करती थी, फिर पब्लिक करती थी, फिर कमियां बताई जाती थी, फिर पब्लिक करती थी, ऐसे करके कई बार किया गया था। तो इन्हीं में से जो फाइनल मसौदा है वो ये वाला है। अच्छा, इसकी जो आखिरी रीडिंग थी उसमें भी लगभग 7,500 चेंजेस प्रस्तावित किए गए थे। कितने, लगभग 7,500 चेंजेस, जिनमें से कि लगभग 2473 चेंजेस को किया गया था। 7,500 प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर 2473 चेंज किए थे, लगभग 2,500 चेंजेस हुए थे इस आखिरी रीडिंग में भी। तो इन सबको टेक्निकली जाने की आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो इसी वजह से मैंने इसमें आपको जो फंसाने की कोशिश नहीं करी। बस जो जो बातें पूछी जाती है, एक तो पूछता है कि इनिशियल ड्राफ्ट किसने रेडी किया था, बी एन राव ने। एक होता है कि आखिरी रीडिंग कब हुई थी, भैया नवंबर 1949 में। और जो आखिरी रीडिंग हुई थी, इस दिन संविधान बन के पूरा हो गया, एकदम रेडी हो गया, तो भैया उसे स्वीकार कर लिया गया। मान लीजिए ये जो संविधान की किताब है, इसमें जितने भी चेंजेस वगैरह जो कुछ भी करने थे, ये सब फाइनली ये बन करके कब तैयार हो गया था, तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली ये बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर
1949 को। छापो, फटाफट से छापो। चलें भाई, ओके। तो अब इसके बारे में हम छोटी छोटी सी बातें सीख लेते हैं, जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं कि जिस समय संविधान बनकर के जो है हो गया, रेडी हो गया, तो उस समय पर इसमें क्या क्या खर्चा था, स्वीकार कैसे किया गया, और मैं दो तीन बातें और बताऊंगा। ये अब लिख लो वो दो तीन बातें भी अगर लिखना चाहते हो तो। चलो लिख लेते हैं। 26 नवंबर 1949, लिख लिया। एक डेट और लिख लो तब बताऊंगा इसको। 24 जनवरी 1950। तीन काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को। एक तो संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरी चीज क्या है, इस दिन एडॉप्ट किया गया था। किस चीज को एडॉप्ट किया गया? एडॉप्ट का मतलब है स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने स्वीकार किया था किसको? नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान को। नेशनल एंथम की जो हमारा नेशनल एंथम है आज, इसको स्वीकार किया था संविधान सभा ने। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग, जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्र गीत है, उसको भी स्वीकार किया गया था इसी दिन। इसके अलावा क्या है, इसी दिन, ये जो तारीख है 24 जनवरी 1950, मेरे प्यारे बच्चों, इसी दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। और वो कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई भैया एक और बात जो 24 जनवरी से संबंधित है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास दो तारीख हैं। एक तो है 26 नवंबर 1949 और एक है हमारे पास तारीख 26 जनवरी 1950। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि 26 नवंबर वो तारीख है जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था। एडॉप्ट का मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और ये वो तारीख है जब संविधान को इंप्लीमेंट किया गया था। और इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। कि भैया जब संविधान बनके तैयार हो गया था तो फिर तुरंत की तुरंत लागू क्यों नहीं किया? ये बीच में 2 महीने का गैप क्यों लिया गया है? तुरंत की तुरंत लागू करते, ये बीच में 2 महीने का हो गया ना, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, ये 2 महीने का गैप क्यों लिया गया? आपसे ये जानना चाहता है। तो मेरे भाई ये गैप इसलिए लिया गया, मैं अभी बताता हूं। ये गैप इसलिए लिया गया मेरे भाई क्योंकि आज की कहानी तो आपको पता है कि संविधान बन चुका है, अभी बताऊंगा क्या खर्चा वगैरह आया सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं। जब ब्रिटिशर से शासन कर रहे थे, जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो उस समय भारत की एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है, अगर आपने सुनी होगा तो, भारत की एक पार्टी आईएनसी, जो कि लोगों के हितों की बात किया करती है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी उसका नाम है मेरे भाई। तो ये जो आईएनसी हुआ करती थी, ये पार्टी अपना जो है लोगों के हितों के लिए काम करती थी। तो हुआ ये था कि इसने काफी जो है रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स से कि होम रूल वगैरह दे दो। बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने जो है आंदोलन चलाया था 1916 में, उसके बाद इसने भी सपोर्ट किया था, आईएनसी ने भी। और धीरे धीरे फिर जैसे कि गांधी जी के साथ मिलकर के 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। फिर इसी के कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी भी बनाई। लेकिन उधर से फिर हमें क्या मिल रहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं मिल रही थी, जहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी जा रही थी। इसके अलावा आपका जो है ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन उन्होंने भेज दिया कि भारत के लोगों के लिए सुधार के लिए कमीशन आया है। लेकिन उसमें साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, और भारतीय व्यक्ति नहीं था, उसका विरोध किया गया। तो भैया यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। हालांकि उनकी डेथ का जो बदला है वो लिया था सरदार भगत सिंह ने। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो ये जो आईएनसीएस ने कहा था कि भैया हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और अपने लिए खुद ही संघर्ष करना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो इनकी जो मीटिंग हुई थी 1929 में, वो लाहौर में हुई थी। आईएनसी का हर साल सेशन हुआ करता था, और आईएनसी का 1929 का जो सेशन था वो कहां पर हुआ था? लाहौर में।
और इस सेशन में 1929 में आईएनसी ने ये डिसाइड किया था कि अब हमें क्या चाहिए आगे, हमें ना तो होम रूल चाहिए ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, अब हमें सिर्फ एंड सिर्फ क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी आईएनसी ने वो रख दी थी कंप्लीटली, 1929 में डिसाइड किया था। इसी वजह से इन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन इस बात को याद रखने के लिए कि अब हम उससे नीचे नहीं मानेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम हर साल पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, एक प्रकार से कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इन्होंने मनाना भी शुरू कर दिया था कि 1930 में पहली बार मनाया, 1930 हो गया, फिर उसके बाद 1931 हो गया, ऐसे मनाते मनाते आ रहे थे 1947 तक। 1947 में क्या हुआ कि जनवरी ये जो है मना भी लिया 26 जनवरी 1947 को। इसके बाद हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो जब 1948 का समय आया तो बात आई कि अब आजादी दिवस किस डेट को मनाया जाए, 26 जनवरी को मनाया जाए। ये 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। तो अब 26 जनवरी 1948 में अब दुविधा हो गई। क्या दुविधा हो गई, 1948 में ये दुविधा हो गई कि अब जो पूर्ण स्वराज डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाए या फिर 15 अगस्त को। अगर 26 जनवरी को मनाते हैं तो भाई एक्चुअल आजाद हम 15 अगस्त को हुए हैं, और अगर 15 अगस्त को मनाते हैं तो भाई सब जिन लीडर्स ने आपका जो है अपनी जान तक न्यौछावर कर दी भारत को आजादी दिलाने के लिए, उन सब ने मिलकर के 26 जनवरी डिसाइड किया था उसका क्या किया जाए। बट अल्टीमेटली फिर क्या होता, जिस दिन हम आजाद हुए थे तो हमने 15 अगस्त को मनाया, 1948 में भी और 1949 में भी। अब जब संविधान रेडी हो गया तो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि भाई जिन लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी उन सभी के द्वारा डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी, तो भाई इसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू बनानी चाहिए। जब संविधान नवंबर में लागू जो है रेडी हो गया था बन करके, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, आज बन करके तैयार हो गया है लेकिन हम इसे आज लागू नहीं करते, लागू कब करते हैं 2 महीने बाद, ताकि इस 26 जनवरी की इंपोर्टेंस बरकरार रहे। तो इन्होंने क्या किया, 26 नवंबर को सिर्फ एंड सिर्फ इसको स्वीकार किया, यानी कि एडॉप्ट किया। मतलब जैसे मान लीजिए मैं टी शर्ट खरीद के लिए आया तो मैंने स्वीकार कर लिया कि भाई साहब अब जब कभी भी मैं नई टी शर्ट पहनूंगा मैं इसी को पहनूंगा, लेकिन आज नहीं पहनूंगा, परसों पहनूंगा। वैसा ये है कि इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि आज हम इस संविधान सभा में ये स्वीकार करते हैं कि हमारा संविधान यही होगा और जिसमें जो जो चीजें हैं वो लिखी हुई थी, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 से। इम्प्लीमेंट कहते हैं, या फिर कभी कभी यहां पर एक और वर्ड देता है, केम इनटू फोर्स। क्या कहता है, केम इनटू फोर्स। तो केम इनटू फोर्स का मतलब भी वही है। लेकिन क्यों हुआ था ये समझ में आ गई बात या नहीं आई, लागू होना, है ना। केम इनटू फोर्स का मतलब भी वही होता है, लागू। तो यहां पर क्या हुआ, लागू। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे करके कहानी रही। समझ गए बात को, समझ गए बात को या नहीं। हुआ, तो ठीक है, पक्की बात है। छापो भाई। अब हम बताते हैं आपको कि जब ये लागू हो गया था तो फिर क्या क्या चीजें रही। तुम बदल न जाना मौसम की तरह, है ना, बदलता रहता है भाई मौसम तो। देखो यहाँ का मौसम नहीं पता है, कभी ठंडा तो कभी गर्म। क्या दो हाथ तो, अब क्या हुआ, अब बारिश हो गई। अरे क्या बात है, ये तो, अच्छा अंदर एक तो पता नहीं चलती है ना, अरे ये तो तगड़ी सी हो रही है भाई बारिश, मुझे लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ये तो भाई साहब तगड़ा सही हो गया सिस्टम है। ये तो अच्छी चीज है। अरे वाह, रात को भी बहुत तेज बारिश थी, हैं।
आ जाओ भाई, अब बाल को सुनो ध्यान से। कहानी क्या है? कहानी मेरे भाई ये है कि अब यहां से आगे हम जानते हैं कि ये जो हमारे देश का संविधान है, आप सब लोग जानते हो अपने देश के संविधान के बारे में, तो फिर जानते हो तो काहे पढ़ रहे हो? हैं? हाँ, तो जानते हो तो काहे पढ़ रहे हो? तो ये है, इसको बढ़िया से लिख दो, हमारे देश का संविधान है ना, हमारे देश का संविधान। अगर हम इस संविधान की बात करते हैं तो कोई मुझे बताएगा कि इस संविधान को बनने में कितना समय लगा है? अगर मैं बात करूं कि इसको बनने में कितना समय लगा है, तो क्या, कितना? 2 साल, 2 इयर्स, 2 साल 11 महीने, 11 मंथ्स एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं इसमें खर्चा कितना आया है? 10,000। बताओ भाई, खर्चा कितना आया है? खर्चा अप्रोक्सीमेट देखो, अब थोड़ा बहुत नहीं काउंट करना है आपको, अप्रोक्सीमेट आया 6.4 मिलियन रुपीस, मतलब 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर इतना, ऐसे रुपए का सिंबल आगे रखते हैं, 64 लाख। अरे खाना पीना, कॉपी किताब पेन समोसा चाय गुलाब जामुन तो सारा ही लगता है ना। ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसको कि हिंदी में संविधान सभा कहते हैं, उस संविधान सभा का सिंबल क्या था? तो इसका जो सिंबल था वो था एलिफेंट। इसका सिंबल क्या था? एलिफेंट। इसके अलावा आपसे पूछता है कि संविधान सभा के कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस। ठीक है। कितने दिन में? 165 डेज काम किया था इन लोगों ने। 11 सेशंस 165 डेज के। ठीक है। इसके अलावा देखो भाई, और क्या देखोगे? हमारा जो संविधान है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? अगर पूछे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हैंड रिटन भाई, अपने हाथों से। ये कोई कंप्यूटर से लिखा हुआ थोड़ी है। इसे तो पैसा कहाँ से आया, चंदा इकट्ठा किया था 20-20 रुपए, वहां से आया था पैसा। गधे आदमी, मतलब भारत के पास पैसा नहीं था। तूने भी दिए होंगे ना बंदे 20 रुपए। हैंड रिटन, हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा, ये वो व्यक्ति है जिसने संविधान को अपने हाथों से लिखा है। और आखिरी पेज पे अपने और दादाजी का, अपने दादाजी का नाम लिखा है। इससे पूछा गया कितना पैसा वैसा लोगे, इसने कहा पैसा नहीं लूंगा, अपना नाम लिखूंगा संविधान पे, दादाजी का भी लिखूंगा। तो इससे बोलते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। अब बात आती है कि सिर्फ प्लेन ऐसे पेज पे लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? ऐसे मान लो ये पेज है जैसे कि, अब इस पे सीधा सीधा सा लिख दिया तो मजा नहीं आया। तो इस पे ऐसे साइड साइड में ऐसे कुछ डिजाइन विजाइन से चित्र वित्र बनाने चाहिए। तो चित्र बनाने के लिए आर्टिस्ट आते हैं। तो 2 आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस पर चित्र बना रखे हैं। हर एक पेज को यूनिकली डेकोरेट, अलग तरीके से डेकोरेट कर रखा है, संविधान के सभी पेजों को। तो यूनिकली डेकोरेटेड बाय, डिजाइन किसने बनाया है? इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? 2 लोग थे, बिहोर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। अब बात आती है कि सर ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बताओ ना। ऐसे ही तो कहोगे तुम, ये तो किस में हो गया? इंग्लिश में। हिंदी में बताइए। तो लिखिए, संविधान का जो हिंदी वर्जन है वो किसके द्वारा लिखा गया है?
हिंदी वर्जन किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान का हिंदी वर्जन लिखा है। वसंत कृष्ण वैद्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान का हिंदी वर्जन लिखा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे की चीजों को बस पूछते रहते हैं, ये हो गया ये हो गया, हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। बेवकूफ आदमी। ठीक है, चलो यहां तक संविधान बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था उस समय संविधान में क्या क्या था। तभी तो अब हमने पढ़ा, हमारे 3 पार्ट्स थे पॉलिटी के, आज 2 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से? कि भैया संविधान को जिस संविधान सभा ने बनाया वो संविधान सभा बनी कैसे, और उसने संविधान बनाया कैसे। तो हमने ये भी देख लिया संविधान सभा बनी कैसे, हमने ये भी देख लिया उसने संविधान बनाया कैसे। अब हमें देखना है, हमारा आज से ही शुरू हो रहा है कि संविधान में है क्या क्या। आज मैं उसका आपको एक ब्रीफ बताऊंगा कि संविधान में है क्या क्या, और उसके बाद कल से हम एक एक चीज को पर्टिकुलरली पढ़ना शुरू करेंगे। आ छोटू कह रहा पीएनजी काहे नहीं देते हो? मजा नहीं आता भाई पीएनजी देने में, इसलिए। क्यों तुम से हाथ से काहे नहीं लिखते हो बे? पीएनजी 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 करने वाले हो तुम, हाथ से काहे नहीं लिखते हो? हैं? मैं भी पीएनजी से पढ़ाने लगूंगा फिर। तुम जो पीएनजी पीएनजी कर रहे हो मैं भी पीएनजी से पढ़ाने लगूंगा या पीपीटी से। तब कहना कि हाथ से लिख लिख के कर दो। हैं? सामने वाले से तुम जो करो कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, पेन टेढ़ा मत करो, दूसरा कलर कर दो, तो वहां तो तुम राजी रहते हो, पीएनजी नहीं देते। अबे हाथ से लिखा करो ना, हम भी तो लिख रहे हैं, और ना हम भी यहाँ पे पीपीटी से पढ़ा देंगे, 10 दिन में सब कुछ खत्म। लिख लिया? आ जाओ फिर देखो, समझने की कोशिश करते हैं। जब संविधान बन करके तैयार हो गया था उस समय संविधान में क्या क्या था, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लिख देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। अब क्या क्या था उस समय, चलिए। उस समय मेरे भाई बताऊंगा एक एक चीज होता क्या है, फिलहाल लिख लीजिए। इसमें 395 तो आर्टिकल्स थे, इसके अलावा 22 पार्ट थे, जिनको कि हिंदी में इनको अनुच्छेद कहा जाता है और इसको भाग कहा जाता है। इसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे, जिनको अनुसूचियां कहा जाता है। और इसके अलावा एक प्रियम्बल था, जिसको कि प्रस्तावना कहा जाता है।
अब क्या हुआ, ये कब की बात है, जब संविधान बना था, मतलब 1900 या लागू हुआ था 1949 1950 की बात है, मतलब ये जब संविधान बना था और लागू हुआ था उस समय ये चीजें थी। लेकिन आज ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर 395 की जगह 465 प्लस हो चुके हैं। यहाँ पर 22 की जगह 25 हो चुके हैं। यहाँ पर 22 की जगह कितने हो गए हैं, 25। और यहाँ पर 8 की जगह कितने हो गए हैं, 12। और ये तो आज भी एक का एक ही है, ये तो प्रेमल एक ही है आज भी। सर एक बात बताऊं, कच्छू समझ नहीं आ रहा हो काहे। अरे संख्या से क्या मतलब है, हमें ये पता होना चाहिए ना पार्ट्स और आर्टिकल्स क्या हैं। संख्या तो बाद की चीज है। तो मैं पहले एक एक करके समझाता हूँ मेरे भाई आपको कि पार्ट्स और आर्टिकल्स होते क्या हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको साइड करते हैं, यहाँ दीवार लगा दो एक, लगा दें, लगा दी। इधर क्या लगा दी, एक दीवार। अब दीवार से इधर बात करेंगे, ये दीवार के पीछे की बात है, मतलब पर्दे के पीछे। एक काम करते हैं, कॉपी ले आते हैं। चलो ये रहा एक किताब, कॉपी। यहाँ लिख देते हैं हाँ हम भारत का संविधान। खाली पेज निकाल लेते हैं। ओ मिल गया भाई साहब, ये रहा सबसे पहला पेज खा लिया। चलो संविधान लिखना शुरू करते हैं, करें शुरू। ये खाली पेज है, अब क्या करोगे बताओ। संविधान लिखना शुरू करते हैं। जनरली नॉर्मल आदमी क्या करेंगे हम भैया, इसमें या तो तुम ऐसे करके एरो मारोगे, एबीसीडी कुछ लिखोगे, या फिर वन लिखोगे और कुछ लिखोगे। तो बताओ, वन लिख करके हमने क्या लिख दिया कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, दूसरा बताओ क्या लिखोगे, कुछ भी बता दो आप। हैं, चीफ मिनिस्टर होगा, चलो भैया राज्य में चीफ मिनिस्टर होगा, हमने ये लिख दिया। हमने ये भी लिख दिया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, हमने ये भी लिख दिया कि एक प्रधानमंत्री होगा। हमने 5वें नंबर पे ये भी लिख दिया कि भैया एक यूपीएससी होगा जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। 6वें नंबर पे इलेक्शन कराने के लिए क्या लिख दिया, इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव करवाएगा। और बताओ 7वें नंबर पे गवर्नर लिख दिया। 8वें नंबर पे हाई कोर्ट के बारे में लिख दिया। 9वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख, मतलब सारे कोर्ट ही लिखवा दोगे है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दिया, या कुछ भी लिखवा दो। पावर से लिख दिया, इमरजेंसी की बात कर दिया, इमरजेंसी कौन लगा, राष्ट्रपति लगा सकता है, ये लिख दिया। ऐसे करके एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो हमने टोटल पॉइंट कितने बनाए, 395 पॉइंट्स। समझ में आ रही है कुछ बात। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, लगा दी, आग लगाएंगे। तो हमने क्या किया, जब हमने लिखना शुरू किया तो पॉइंट वाइज लिख दिया, और कितने पॉइंट बने, 395 पॉइंट्स बने। फिर हमने कहा पॉइंट ऐसे कहना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2। अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, इनको आर्टिकल कह दो, इनको क्या कह दो, आर्टिकल। समझ गए अब आर्टिकल्स क्या हैं, यही तो है आर्टिकल्स। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बाबा जी ने दी थी बूटी उसका नाम था आर्टिकल, नहीं। जो हमने इसमें चीजें लिख रखी हैं, जैसे आर्टिकल 3 है वो किसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 1 है किसी और चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 है किसी और चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 है वो किसी और चीज से रिलेटेड है। तो ऐसे करके हमने कितने आर्टिकल्स बना दिए, 395 आर्टिकल्स। मतलब एक एक आर्टिकल बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है कि छोटी, कई सारी चीजें भी उसके अंदर हैं। ऐसे आर्टिकल 1 है उसमें राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उन सब की बातें हैं, मतलब ये इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उनकी बातें हो गई। ऐसे ही शेड्यूल 1 में जाकर के फिर डाल देंगे। तो मैं बताऊंगा अभी किस में क्या क्या है, लेकिन समझ गए ना, आर्टिकल्स हो गए और हमारा संविधान बन करके रेडी हो गया। मजा आया आर्टिकल्स जानने में, कोई डाउट आर्टिकल्स में नहीं। तो हमने जो ये पॉइंट वाइज पढ़ा है यही आर्टिकल्स हैं कि सर। नेक्स्ट चलिए, अगला क्या है मेरे भाई, पार्ट। पार्ट क्या होते हैं फिर, अब पार्ट क्या होते हैं भाई, भाग क्या होते हैं, समझ गए सर, आगे बढ़ो। अब पार्ट क्या होते हैं, मेरे भी समझ नहीं आई, अब मेरे भी समझ नहीं आई भाग क्या होते हैं। चलो एक काम करते हैं, आपने तो संविधान बना दिया, ये बताओ मुझे कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, बताओ। अरे इसमें लिखी होगी ना, मुझे क्या पता है, कहीं ना कहीं लिखी होगी ना इसमें, ये ढूंढना है ना मुझे। अब बताओ राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, ये पता करना है। अब कैसे, क्या कैसे करूंगा मैं, छोड़ो सैलरी, तुम तो बस वो है 5 लाख रटे पड़े हैं। एक एक बात बताओ, राष्ट्रपति को हटाने के लिए
बिल पेश किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ये बात जो लिखी हुई है ये हमें पता है, लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं तो मेंशन होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिकल में लिखा होगा। बताओ कौन से आर्टिकल में है? मुझे तो पता ही नहीं है कि इसमें है, क्योंकि अब मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना इसमें से। भाई बताओ, जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस कौन से आर्टिकल में है? अब बोलो, बहुत बोले जा रहे हो इतनी देर से। सेंटर स्टेट रिलेशंस किस में आएंगे? केंद्र राज्य संबंध। अब बोलो, राष्ट्रपति का चुनाव पूछ दिया तो उसमें बोले जा रहे हैं, पता चलेगी? नहीं चलेगी। तो हम देखना पड़ेगा, जब नहीं पता होगी तो फिर हम क्या करेंगे? आर्टिकल 1 में, यार 1 में तो नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में, 8 9 10 11 12 13 21 25 इसमें भी नहीं है, 30 40 इसमें भी नहीं है। अच्छा, तो जिस भी आर्टिकल में है जाकर के तुम्हें मिल गया। थोड़ी देर में मैंने बोला, अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा, कैसे देगा? अरे यार ढूंढना पड़ेगा। फिर दोबारा से 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है। हो सकता है 1 में हो ये बात, हो सकता है 100 में हो सकता है 250 में भी आर्टिकल में, हो सकता है 390 में, तुम्हें तो पता ही नहीं। तो फिर दोबारा 1 से शुरू करोगे, फिर ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसका मतलब क्या है? हम आर्टिकल्स को ऐसे नहीं लिख सकते। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे मैं आपको क्या करूं, एक किताब दे दी मैंने 5000 क्वेश्चंस की, 5000 क्वेश्चंस की किताब दे दी। ये मैथ की किताब है और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 5000 क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसमें कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, पजल्ड है, मिक्स है। अब मैंने क्या किया, आज आपको जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बढ़ा दिया और बोला जाओ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के टाइप नंबर 1 के, इसमें लगभग 10 सवाल हैं, उनको कर लेना। हो भाई साहब, 5000 क्वेश्चन में से 10 है। अब कहां पर है ये नहीं पता, तो आपको सारे 5000 क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन कौन से, और उसमें भी फिर टाइप ढूंढना पड़ेगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी ढूंढोगे, टाइप भी ढूंढोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे लिए फिर बन तो जाता संविधान, लेकिन इनको समझना मुश्किल हो जाता। तो मैथ की किताब में क्या किया गया, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल दिया गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सारे क्वेश्चन आ गए। हाइट एंड डिस्टेंस सारे क्वेश्चन आ गए। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सारे क्वेश्चन, मतलब एक जैसे क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो वैसे ही हमने क्या किया कि एक काम करो, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको मिटाओ आर्टिकल्स को, सारे आर्टिकल्स को। यहां पर क्या करो, सारे आर्टिकल्स को मिटा दो। कैसे लिखो? 1 में लिखो भारत देश का एक प्रेसिडेंट होगा, 2 में लिखो इस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होगा, 3 में लिखो कि इस राष्ट्रपति के चुनाव कैसे हो सकते हैं, 4 में लिखो कि इस राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो इंपीचमेंट होगी, 5 में लिखो कि ये इमरजेंसी पावर्स का यूज कर सकता है, 6 में लिख दो डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज कर सकता है ना, या 7 में लिख दो ये किस किस का अपॉइंटमेंट कर सकता है। समझ गए? इसका मतलब है सारे के सारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रपति से। यहाँ पे हेडिंग डाल दो पार्ट नंबर 1 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, फिर डालो पार्ट 2 रिलेटेड टू प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 9, 10, 11, फिर डाल दो पार्ट नंबर 3 रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे क्या हो गया, 12, 13, 14। मतलब समझ रहे हो, एक जैसे आर्टिकल्स को हमने एक साथ अलग अलग लिखने की वजह एक साथ लिख दिया, और यही क्या कहलाया, पार्ट। तो पार्ट और आर्टिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे एक पार्ट के अंदर कई सारे आर्टिकल्स आएंगे। तो अब हम जब संविधान की किताब खोलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, पार्ट। पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 2 3 4 एक जैसे आर्टिकल्स। पार्ट नंबर 2 5 6 7 8 9 10 11। फिर आएगा पार्ट नंबर 3 12 13 14 से लेकर के 35 तक। पार्ट नंबर 4 36 से लेकर के 51 तक। ऐसे करके इसमें सारे के सारे पार्ट बनाए गए हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो इन्हीं को आर्टिकल्स और पार्ट कहा जाता है। तो इनिशियली कितने पार्ट थे ये, 22। लेकिन जब कुछ आर्टिकल्स और बढ़ाए गए इस संविधान में तो फिर पार्ट भी बढ़े इसमें संविधान में, तो ये बढ़ गए। तो 22 पार्ट के अंदर ही 395 आर्टिकल्स थे। अब बात आती है शेड्यूल्स की और प्रियम्बल की। शेड्यूल्स की और प्रियम्बल की। पहले प्रियम्बल बताऊं कि शेड्यूल्स? पहले प्रियम्बल बता देते हैं, ठीक है। प्रियम्बल, ये किताब है, कोई और किताब है, कोई और किताब है, कोई किसी की किताब है, कोई सी भी किताब होती है, हर किताब का अपना एक इंट्रोडक्शन पेज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कोई सी भी किताब हो, हर किताब का अपना इंट्रोडक्शन पेज होता है जिसमें लिखा होता है कि भैया किताब के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसे इंट्रोडक्शन पेज बोलते हैं, कहीं प्रीफेस वगैरह भी बोल देते हैं।
तो अब मैं अगर किसी आदमी को इस किताब को दे दूं पढ़ने के लिए और उससे कहूं कि बता भाई इसमें क्या है, तो ये आदमी क्या कहेगा पढ़ने के बाद कि ये जिस भी देश का संविधान है उसमें लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों के पास समान न्याय मिलता है, जस्टिस है, लोगों के पास स्वतंत्रता है, मतलब जो भी इसकी बेसिक बातें हैं वो सारी बता देगा कि ये है। मिलता है वो कई सारे आर्टिकल्स में मेंशन है, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो बता देगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा पेज रखा हुआ है जिसमें ये सारा निचोड़ लिखा हो? क्या कोई पेज है हमारे पास ऐसा जिसमें इसके संविधान में जो कुछ भी लिखा है, मेंशन किया गया है, उसका निचोड़ हो? है एक पेज, क्या कहते हैं उसको? है? अबे गधो, उतना पढ़ते हैं हम जितना मैं बताता हूं, फ्यूचर में भागने की कोशिश नहीं करते। बताने को तो मैं भी बता दूंगा प्रियम्बल, मैं पूछ रहा हूं अब तक मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कोई पेज दिख रहा है इतना जो बता रहा हो कि भाई साहब इसका निचोड़ है एक पेज। आपको याद आ रही है 9 दिसंबर की वो मीटिंग, जिस दिन पहले दिन सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद 13 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू एक पेज लेकर के आए थे जिसमें लिखा था कि हमारे देश का संविधान ऐसा हो जिसमें लोगों के पास फ्रीडम हो, जिसमें लोगों के पास लिबर्टी हो, जिसमें लोगों के पास अपने राजा को चुनने का अधिकार हो, फ्रीडम हो, और आपका रिपब्लिक हो। तो उतनी चीजें, वो क्या हो गया निचोड़। तो हमने कहा हाँ 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 निचोड़ तो है। तो अब इसको चाहिए इंडेक्स, हमारे पास वो पेज है, लेकिन उसमें क्या लिखा है, पेज का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से उस पेज को लाए फटाफट से यहाँ पे, और यहाँ पे ला करके उसका नाम मिटा करके क्या लिख दिया, प्रियम्बल। नाम मिटा के लिखने का मतलब है नाम प्रियम्बल लिख दिया, लेकिन उस पेज में जो जो चीजें थी बस उन्हीं को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वही बना प्रियम्बल, और प्रियम्बल का मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज में होता है इंट्रोडक्शन। यूएसए ने इसको कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, इंट्रोडक्शन होता है इसका मतलब। तो हमारी किताब का इंट्रोडक्शन सबसे पहला पेज क्या हो गया, प्रियम्बल। तो अब अगर हम किताब का ढांचा देखने की बात करें तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला पेज क्या होगा, preamble, that means introduction, और शुरू हो जाएगा with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic democratic republic and to secure all its citizens the rights justice liberty equality fraternity। तो ये सारा प्रियम्बल है, अभी दिखाऊंगा ये प्रियम्बल, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके, लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन पेज खोला तो फिर क्या होगा, प्रियम्बल। प्रियम्बल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पार्ट नंबर 1 4 आर्टिकल्स, पार्ट 2 उसके अंदर आर्टिकल्स, पार्ट 3, ऐसे करते करते कितने पार्ट्स, 22 पार्ट। हम अभी कौन सी डेट में खड़े हुए हैं इस समय, 26 जनवरी 1950 में। हम 1950 में जो संविधान था वो पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ वही पता है, हमें आगे का कुछ नहीं पता। देखो हिस्ट्री और पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर जीएस जैसा सब्जेक्ट है उसको उस डेट में रह करके पढ़ा जाता है जिस डेट को आप पढ़ रहे हो, तो आगे हमें नहीं जाना है, समझ के बात को। तो ये हो गया। अब जब ये पूरा हो गया तो बस संविधान पूरा हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मात्र 395 पॉइंट, सिर्फ छोटे से, सबसे पहले इसको लग रहा था बेवकूफ को, तो है बहुत है 395, अभी तो कह रहा था 395 थोड़े से ही है। तो 395 है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं, कितने, 5 और 2 कैसे 7 आर्टिकल्स में पूरे अमेरिका का संविधान खत्म हो जाता है, और हमारे यहाँ कितने हैं, 395। सोचिए वहां सिर्फ 7 है, वहां के लोग जो पॉलिटी पढ़ते होंगे 7 आर्टिकल्स पढ़ के कहां जा रहे हो न्यूका जी, संविधान पढ़ने गए 15-20 मिनट पढ़े खत्म। 7 आर्टिकल्स में संविधान खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, इंडिया का। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यहाँ लिख भी सकते हो, नोट डाल के लिख देता हूं मैं, नोट डाल के लिख देता हूं, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट written constitution of the world, constitution of the world, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपने भारत का। ठीक है, लिखित और अलिखित का क्या मतलब है, रिटन अनरिटन का क्या मतलब है। देखिए रिटन कोई भी संविधान है इसका मतलब लिखित तो है ही, लिखा तो गया है, लेकिन रिटन और अनरिटन का मतलब यह है कि जब
ऐसा होता है कि अलग अलग, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित सारे पेज हैं वो अलग फाइल बना दी, प्रधानमंत्री की अलग बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग बना दी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग बना दी, तो उसको कहा जाता है अनरिटन। और जब उन सबको एक साथ मिला करके एक ही किताब बना दी जाती है उसी को कहा जाता है रिटन। तो हमारी तो एक ही किताब है तो रिटन है, और ये सब अलग अलग फाइल होती हैं तो वो अनरिटन है। ठीक है भाई, तो आ जाओ, आपने अब ढांचा समझ लिया है कि इसका सबसे पहला पेज इंट्रोडक्शन है, फिर पार्ट्स और आर्टिकल्स एक साथ हैं। अब तो खुश हो, अब तो यहाँ पे सब एक साथ हैं, तो जैसे राष्ट्रपति के बारे में पता चले। अच्छा एक बात बताना, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, दोबारा से उस क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति वाले पार्ट में जाएंगे। अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति वाला पार्ट ये रहा, जो भी 10-15 आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित होंगे उसमें राष्ट्रपति की सैलरी लिखी होगी। अच्छा पीएम की सैलरी बताना, तो पीएम वाले पार्ट में जाएंगे और वहां जाके ढूंढ लेंगे। अच्छा बताना गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, गवर्नर वाले पार्ट में जाएंगे वहां जाके तो ढूंढ लेंगे। सीएम की ढूंढनी है तो सीएम वाले पार्ट में जाएंगे वहां जाके ढूंढ लेंगे। लोकसभा के सदस्यों की सैलरी कितनी है, तो संसद वाले पार्ट में जाएंगे वहां जाके लोकसभा के सदस्यों की सैलरी लिखी होगी। ऐसे ही विधानसभा के सदस्यों की सैलरी लिखी होगी राज्य में, राज्य विधानमंडल में जाकर के। लेकिन क्या सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, क्या सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ती है? जी हाँ भाई, सैलरी एक ऐसा टॉपिक है। हमने कहा हमारे पास पेज कम तो नहीं पड़ रहे इस किताब में, अरे कहाँ यार खाली पड़े हैं, तो देखना ये लास्ट में तो पेजेस में खाली पड़े हैं। तो एक काम करो, लास्ट वाला पेज खोलो। हमने भैया लास्ट वाला पेज खोल दिया, कि एक काम करो यहाँ पे डालो, एक पॉइंट डालो, यहाँ पर डालो पॉइंट नंबर 1, उसमें डाल दो सैलरी। राष्ट्रपति की सैलरी इतनी, प्रधानमंत्री की इतनी, गवर्नर की इतनी, सीएम की इतनी, और सबकी सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, दूसरा पॉइंट डाल दो। अच्छा बताओ, भारत के जो राज्य हैं और जो यूनियन के टेरिटरीज वगैरह हैं, इनके नाम वगैरह हैं, इनमें भी तो बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, तो इन सब के नाम एक साथ लिख दिए लास्ट में। कॉपी के लास्ट में, कॉपी के लास्ट में क्या लिखता है आदमी? अच्छा बताओ, आप जब स्कूल स्कूल जाते थे, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था, आप कहाँ लिख लेते थे? कॉपी के लास्ट में। कोई जरूरी बात होती थी, कॉपी के लास्ट में। कोई शायरी याद आ गई, कॉपी के लास्ट में। तो कॉपी का आखिरी पन्ना बहुत कुछ बताता है। तो जो भी चीजें आप बोलते हो और जो जरूरी होती हैं तो आप क्या करते हो, उनको लिख लेते हो कॉपी के लास्ट में। तो जब कॉपी के लास्ट में वो चीजें लिखी जाती हैं, ऐसे ही सैलरी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कौन किसको शपथ दिलाता है, ये भी हमने कहा लिख दिया कॉपी के लास्ट में। ये आर्टिकल्स में ऑलरेडी मेंशन है लेकिन हमने कॉपी के लास्ट में लिख दिया ताकि आसानी से हमें जैसे फिजिक्स वगैरह की किताब होती थी उसमें लॉग टेबल दी होती थी किताब के लास्ट में, तो वैसे ही संविधान के लास्ट में हमने इन सारी चीजों को लिखा, इसी को कहा गया शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स क्या है, बात आ गई समझ में? शेड्यूल्स वो चीजें जिनमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, उनको हमने किताब के लास्ट में लिख दिया, तो उसी को कहा जाता है। फ्रंट में तो बढ़िया सा नाम लिखते हो, फ्रंट पेज को तो गंदा भी नहीं करते तुम, फिर एक पेज तो खाली भी छोड़ देते हो कि कभी जरूरी चीज हुई तो उसे लिखूंगा, और जीवन भर वो कॉपी की म्याद खत्म हो जाती है, कॉपी का कार्यकाल जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो जरूरी काम कभी नहीं आता जो आपको पहले पेज पे लिखना था। ठीक है, तो ये है कहानी। अब क्या हुआ, ये बन गया शेड्यूल्स। अब क्या है, प्रियम्बल, आर्टिकल्स और लास्ट में शेड्यूल्स। ये है इसकी कहानी। अगर समझ आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो और इसको नोट डाउन कर लो। हम आगे बढ़ते हैं अब यहां से। अच्छा समय भी समाप्ति की घोषणा करने वाला है, क्या बात है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया भाई, आपको समझ आया है। अब देखिए हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन तो हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था। यस, इसी दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। और जो 26 जनवरी है 1950, इस दिन क्या किया गया था फिर संविधान को? इस दिन लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो मेरे भाई ठीक है, ये बात तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ हो। संविधान का कुछ हिस्सा 26 नवंबर को भी लागू हुआ था। कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 नवंबर को ये लागू हुए थे, और वो आर्टिकल्स की संख्या थी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366,
367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। गिनना जरा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना। 16 आर्टिकल्स। अब आपको एक चीज बताऊं, आप कहोगे सर गलत पढ़ा रहे हो। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे। क्या कहा? यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे, और बहुत सारी किताबों में भी लिखा है 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे, और ज्यादातर में लिखा है 15 लागू हुए थे। लेकिन हमने तो आपको 16 लिखवा दिए। तो आपकी इच्छा है आपको 16 लिखने या 15, हम तो 16 ही लिखवाते हैं, 16 ही लिखवाएंगे। क्यों? उसका कारण बताता हूं मैं। एक्चुअली हुए तो 15 लागू थे, लेकिन आपको आंसर 16 करना पड़ा। 15 था, हाँ मुझे पता था यही काम करोगे। 15 थे, 15 थे। तुम्हें कैसे पता 15 थे? अच्छा बताना, तुम्हें कैसे पता 15 थे? मैं भी कह रहा हूं 15 लागू हुए थे, तुम भी कह रहे हो 15 लागू हुए थे, लेकिन हमें कैसे पता कि 15 आर्टिकल्स लागू हुए थे और कैसे हुए होंगे लागू? कहीं तो लिखा होगा कि ये 15 आर्टिकल्स लागू हो जाने चाहिए, या ये 15 आर्टिकल्स लागू हो रहे हैं। तो नालायक आदमियों, ये बात जो है ना, ये बात कि ये 15 आर्टिकल्स लागू होंगे, ये लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 394 में। आर्टिकल 394 में ये लिखा है कि यहां से यहां तक कि ये 15 आर्टिकल्स लागू होंगे। तो जब तक ये 394वें नंबर का आर्टिकल है ये लागू नहीं हो। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं तो क्या ये 15 आर्टिकल्स लागू हुए? नहीं। इसी में तो लिखा है कि ये सब लागू हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट मार दूं तो ये लागू हुए? नहीं हुए। जब ये लागू होगा, इसमें लिखा है 15 लागू हुए, तो जब ये लागू होगा तभी तो ये सब लागू होंगे। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं तो क्या मतलब हुआ? महत्व हुआ इनका। तो 15 लागू हुए या 16 हुए? 16वां ही तो इन 15 को लागू कर रहा है, इसका मतलब है 16 लागू हुए। सर हमने 15 ही पढ़े हैं। हाँ, एक कह रहा आपको कैसे पता? हमें नहीं पता 15 हुए थे, आपको कैसे पता 16 हुए थे? मुझे बता तो रहा हूँ, इसमें लिखा है ये 15 हुए थे, ये बात इस 16वें आर्टिकल में लिखी है, तो इसलिए 16 हुए थे। ठीक है, तो गधो ये गलती मत करा करो, बुद्धि चलाया करो। एक अपनी जेब से रखना है कि हाँ अपनी जेब से रख लो एक। तो ये 16 आर्टिकल्स इसी दिन लागू हो गए थे। ये 16 आर्टिकल्स सेम डे इंप्लीमेंट हो गए थे, जिस दिन इंप्लीमेंट। जल्दी से कर लो भाई, दूसरी क्लास का समय हो गया। सही बात सर। हाँ तो हम तो सही बात बता ही रहे हैं, बस तुम सुन लो उसको और थोड़ा सा अपना लो। चलो भाई जल्दी से एक बात और लिख लो। आपसे ये भी पूछ लेता है कि इस संविधान पर कितने लोगों ने साइन कर रखा है। तो याद रखना 284। 284 सदस्य ऐसे हैं संविधान सभा के जिन्होंने संविधान पर साइन कर रखा है। तो आपसे जब पूछेगा कि कितने लोगों ने साइन कर रखा है संविधान पर, साइन कर रखा है संविधान में, संविधान पर, तो कितने लोगों ने कर रखा है? 284 ने। समझ गए? ये बात भी पूछ लेता है। बस एक चीज और बता देता हूं मैं एट द एंड आपको, या यार वो रह गया बस आपका कि कहाँ से क्या लिया गया था, उसको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। फिर यहाँ तक कर लो, आज कंप्लीट हुआ है जहाँ तक, उस बाकी कहाँ से क्या लिया गया था उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच भाई आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं आपसे, कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर भैया, टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद। एक कह रहा है सर हमने भी तो पैसा दिया है, हमारा भी तो कमेंट पढ़ो। बेटा कमेंट पढ़ने का पैसा नहीं दिया है तूने। मुझे लग रहा है कमेंट पढ़ने की फीस लगानी पड़ेगी अब। 1000 रुपए कमेंट, तब बंद करोगे तुम।